हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10 विषय भूगोल पाठ का नाम जल संसाधन उसका भाग 2 करेंगे। आज का टॉपिक है जल संसाधन का उपयोग। हम लोग इस हेडिंग में देखेंगे कि जो भी जल संसाधन है उसका हम किस तरह से उपयोग करते हैं। इसमें उपयोग के अलग अलग कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे घरेलू उपयोग, सिंचाई के लिए उपयोग, औद्योगिक इकाइयों के लिए उपयोग, ऊर्जा के लिए उपयोग या फिर अन्य उपयोग। तो आइए इस हेडिंग को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। भारत की आबादी तीव्रतम गति से बढ़ रही है। स्वतंत्रता के बाद भारत की जनसंख्या लगभग तिगुनी हो गई है। आबादी वृद्धि के साथ जल की सभी क्षेत्रों में मांग त्वरित गति से बढ़ी है। पेयजल, सिंचाई, उद्योग जैसे उपक्रमों की वृद्धि से जल की मांग काफ़ी बढ़ गई है। 1951 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर थी, जो 2001 में 1829 घन मीटर प्रति व्यक्ति तक पहुंच गई। संभावना है 2025 ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1342 घन मीटर प्रति व्यक्ति हो जाएगी, जो जल संकट की समस्या के आगमन का संकेत प्रतीत होता है, जहां ऐसे संकटापन्न देशों को जल का आयात करना पड़ेगा। तो इस पैराग्राफ में यह बताया गया कि भारत में स्वतंत्रता के बाद आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी, जनसंख्या की बात हो रही है, और उस वक्त हमारी जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी और आज यह लगभग 120 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। और यही बात बताया गया कि आबादी बढ़ने की वजह से जल का मांग भी सभी क्षेत्रों में बढ़ गया। वह क्षेत्र घरेलू हो या फिर उद्योग हो, सिंचाई हो, ऊर्जा हो या फिर कोई अन्य वजह हो, सभी वजहों का एक कारण था जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि। तो यह जनसंख्या जब 3 गुनी बढ़ गई तो जल की मांग भी उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। और यहाँ एक चार्ट भी बनाया हुआ है। यहाँ बताया गया कि जल की उपलब्धता 1951 में 5177 घन मीटर प्रति व्यक्ति थी, जो 2001 में घटकर 1829 घन मीटर हो गई। यहाँ जल की उपलब्धता की बात हम लोग कर रहे हैं। और 2025 में यह जल की उपलब्धता 1342 घन मीटर प्रति व्यक्ति रह जाएगी। इसका अर्थ यहाँ यह समझाया गया कि 1951 में जल की उपलब्धता ज़्यादा थी प्रति व्यक्ति और 2025 में जल की उपलब्धता 5177 घन मीटर प्रति व्यक्ति से घटकर यह 1342 घन मीटर प्रति व्यक्ति तक पहुंचने वाली है। तो इसका अर्थ यह है कि धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि की वजह से या घरेलू, औद्योगिक, कृषि या फिर अन्य ऊर्जा संबंधित मांग की वजह से जल की उपलब्धता लगातार घट रही है और आने वाले वर्षों में यह उपलब्धता और तेज़ी से घटेगी और हो सकता है कि बाद के वर्षों में संकटापन्न देशों की सूची में भारत का नाम भी आ जाए और हमें जल को दूसरे देशों से आयात यानी कि उनसे खरीदना पड़े। तो यहाँ यही बात इस पैराग्राफ में समझाया गया। जल का मानवीय जीवन में काफ़ी उपयोग है, यहाँ तक कि जीवन सृजन में भी जल महत्वपूर्ण है। यहाँ जीवन सृजन का अर्थ हो गया कि वह मानव जीवन की बात हो या फिर प्राणी जगत के जीवन की बात हो या फिर वनस्पति के जीवन की बात हो, सभी जगह जीवन के लिए यह जल काफ़ी आवश्यक है और बिना जल के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर यह बात बताया गया कि जीवन सृजन में जल महत्वपूर्ण है। प्राणी एवं वनस्पति में भी अधिकांश भाग जल के ही होते हैं। इससे जल के महत्व को सहज ढंग से आंका जा सकता है। और यहाँ पर एक पैराग्राफ में बताया गया है कि प्राणियों में 65% हिस्सा जल का होता है तथा पौधों में 65 से 99% हिस्सा जल का अंश होता है। जल के उपयोग की सूची लंबी है।
यह जल के विभिन्न उपयोग यहाँ लिखे गए हैं, जैसे पेयजल, घरेलू कार्य के लिए जल का उपयोग, सिंचाई के लिए जल का उपयोग, औद्योग के लिए जल का उपयोग, जन स्वास्थ्य के लिए जल का उपयोग, स्वच्छता के लिए जल का उपयोग, मलमूत्र इत्यादि विसर्जन के लिए जल का उपयोग। तो इस तरह से जल के उपयोग के बहुत सारे अलग अलग सूची हैं और इस सूची में यही बताया गया कि इसके जल का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है और सभी जगह मृदु जल ही चाहिए, क्योंकि लवणीय जल हमारे या पेड़ पौधे या जानवरों के किसी काम के नहीं हैं। आगे जल विद्युत निर्माण तथा परमाणु संयंत्र शीतलन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी, जल क्रीड़ा जैसे कार्य की कल्पना बिना जल के नहीं की जा सकती है। भारत में जल उपयोग के बदलते स्वरूप को निम्न सारणी से देखा जा सकता है। यहाँ पर एक सारणी बनाया गया है, एक चार्ट, और इस चार्ट में भी यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जल की उपलब्धता किस तरह से या इसका उपयोग किस तरह से बदल रहा है। इस पैराग्राफ में यह समझाया गया कि जल के बहुत सारे अलग अलग उपयोग हैं, जैसे नदी घाटी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ नदी बहुत तीव्र प्रवाह के साथ आगे बढ़ती है, नदी घाटी होती हुई आगे बढ़ती है, वहाँ पर उस नदी के जल से हम जल विद्युत बना सकते हैं और हो भी रहा है। परमाणु संयंत्र को ठंडा करने के लिए भी जल का ज़रूरत होता है। मछली पालन के लिए भी जल का ज़रूरत होता है। जल कृषि एक नई तरह की कृषि पद्धति है, इसके लिए भी जल की ज़रूरत होती है। वानिकी यानी वन के लिए भी जल की ज़रूरत होती है। जल क्रीड़ा, जिसको इंग्लिश में हम लोग वाटर पार्क जैसे अलग अलग चीज़ों के बारे में जानते हैं, जिसमें लोग जाकर छुट्टी के दिनों में एंजॉय करते हैं। तो जल क्रीड़ा जैसे अन्य कार्य की कल्पना हम बिना जल के नहीं कर सकते हैं। आइए इस चार्ट को हम लोग देखें। सारणी 3.2 भारत जल के उपयोग का बदलता स्वरूप, इकाई अरब घन मीटर में। यहाँ उपयोग के अलग अलग पॉइंट्स बताए गए हैं और यहाँ पर अलग अलग कई वर्षों के अलग अलग दिए गए हैं। घरेलू उपयोग जो 1990 में 25 अरब घन मीटर था, वह अभी 2010 में 42 अरब घन मीटर हो गया है और 2025 तक यह 52 अरब घन मीटर पहुंचेगा और 2050 तक यह 60 अरब घन मीटर तक इसका ज़रूरत बढ़ जाएगा। सिंचाई के लिए जहां 1990 में 460 अरब घन मीटर का ज़रूरत था, वहीं पर यह अभी 2025 में 770 अरब घन मीटर जल की ज़रूरत पड़ेगी और यह आने वाले वर्षों यानी कि 2050 में और आगे बढ़कर 800 अरब घन मीटर हो जाएगा। वहीं अगला पॉइंट देखें, उद्योग में 1990 में 15 अरब घन मीटर ही इस्तेमाल हो रहा था। उस समय तक भारत उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, विकसित नहीं हुआ था, विकास चल ही रहा था और आज 2025 तक यह डिमांड बढ़कर उद्योग में 120 अरब घन मीटर की तरफ जा रहा है, जो 2050 में और आगे बढ़कर 130 अरब घन मीटर हो जाएगा। ऊर्जा के क्षेत्र में 1990 में जल का उपयोग 19 अरब घन मीटर हो रहा था, जो 2010 में 44 अरब घन मीटर था और 2025 में 71 अरब घन मीटर हो जाएगा और 2050 में यह भी बढ़कर 120 अरब घन मीटर पहुंच जाएगा। अन्य उपयोग हैं और अन्य उपयोग में 1990 तक यह 30 अरब घन मीटर का उपयोग हो रहा था जल का और 2025 तक यह 37 अरब घन मीटर हो जाएगा और 2050 में हमें 40 अरब घन मीटर की ज़रूरत पड़ेगी जल की अन्य उपयोग के लिए। इस तरह से यहाँ योग के मामले में यहाँ बताया गया कि 1990 में 549 अरब घन मीटर जल के उपयोग का स्वरूप था, जो 2010 में बढ़कर 853 अरब घन मीटर हो गया और यह 2025 में 1050 अरब घन मीटर हो जाएगा और 2050 तक यह 1150 अरब घन मीटर जल का उपयोग का ज़रूरत होगा। इस
पूरे सारणी में 2-3 चीज़ देखने वाली या समझने वाली बात है, वो ये कि हम लोग इस 2025 में देखें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत सिंचाई के लिए होने वाला है। सिंचाई में 770 अरब घन मीटर जल का उपयोग बढ़ जाएगा उस वक्त तक। दूसरे नंबर पर औद्योगिक इकाइयों को ज़रूरत होगी 120 अरब घन मीटर की, और तीसरे नंबर पर ऊर्जा क्षेत्र में ज़रूरत होगी 71 अरब घन मीटर जल की, और चौथे पर घरेलू उपयोग है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि घरेलू उपयोग इन सिंचाई, उद्योग और ऊर्जा के सामने काफ़ी कम है, और आज भी या पहले भी सबसे ज़्यादा जल का उपयोग सिंचाई के लिए होता था, दूसरे नंबर पर उद्योग के लिए, तीसरे नंबर पर ऊर्जा के लिए होने लगा, और चौथे नंबर पर आज के डेट में या फिर आगे भी घरेलू उपयोग के लिए जल की ज़रूरत होगी। आइए अब अगले हेडिंग बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देखें। प्राचीन ग्रंथों एवं अन्य ऐतिहासिक अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि ईंट, पत्थरों, मिट्टी, मलबों के सहारे झीलों या अन्य जलाशयों के तटबंध और लहरों जैसी उत्कृष्ट कृतियां बनाई जाती थी। अतः यह परिपाटी नवीन नहीं है। हमने आज कई नदियों पर बांध बनाए हैं। तो प्राचीन ग्रंथों में भी यह या फिर ऐतिहासिक अभिलेखों में भी इस बारे में बताया गया था कि नदियों पर बांध बनाए जाते थे। उस वक्त उसकी ज़रूरतें कम थीं, लेकिन आज इन बांधों की वजह से जल का उपयोग भी बढ़ गया है और साथ में कुछ समस्याएं भी बढ़ गई हैं। आइए इन सभी चीज़ों को हम विस्तार से देखें, लेकिन पहले इस पॉइंट को देख लेते हैं। देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाले उक्त परियोजना का अर्थ हुआ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की बात हो रही है। परियोजनाओं को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो ये कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से कहा था कि भारत की जो भी नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वह आधुनिक भारत का मंदिर हैं, और इससे आधुनिक भारत का निर्माण तीव्र गति से होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु योजनाएं निर्मित हुईं, जिसमें नदी घाटी परियोजनाओं पर विशेष बल दिया गया। इन परियोजनाओं के विकास के कई उद्देश्य हैं: बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योगों के जलापूर्ति, परिवहन, मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटन इत्यादि। इन अनेक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्षम इन नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से विभूषित किया जाता है। प्रथम प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण था कि नदी घाटी परियोजनाएं कृषि, औद्योगिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण तथा नगरीय व्यवस्था को समन्वित रूप से विकसित कर सकेंगी। भारत में अनेक नदी घाटी परियोजनाओं का विकास हुआ है। कुछ नाम: भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, स्वर्णरेखा एवं सोन परियोजना जैसी अनेक परियोजनाएं भारत के बहुआयामी विकास में सहायक हो रहे हैं। गत कुछ वर्षों से बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं बांध विरोध एवं पुनर्निरीक्षण का कारण बनते रहे हैं। नदियों में बांध लगाने से नदियों का प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध होता है, जिससे तल पर अवसादीकरण तेज हो जाता है। इसी तलछट जमाव से जलीय जीवों के साथ भोजन और प्रजनन तथा स्वच्छंद विचरण को समस्या आती है। साथ ही बाढ़ जैसी विभीषिका भी उत्पन्न हो जाती है।
इतना ही नहीं, बाढ़ग्रस्त मैदान की वनस्पतियां एवं मृदाएं प्लावित होकर अपघटित भी हो जाती हैं। यहाँ पर चित्र संख्या 3.2 में एक बांध बनाया गया है। यह हीराकुंड बांध है। यह महानदी पर है और महानदी यह उड़ीसा में है। तो उड़ीसा के महानदी पर हीराकुंड नाम का एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बना हुआ है और इस बांध में यहाँ यह दिखाया गया है कि यह पीछे नदी है और इस नदी को यहाँ पर एक बहुत ऊंची दीवार बनाई गई है और उस दीवार से यहाँ से अलग अलग गेट्स होते हैं। उस गेट्स को खोलने के बाद जल आता है और उसके वजह से यहाँ पर टरबाइंस चलते हैं जिससे कि जल विद्युत का उत्पादन होता है और फिर यहाँ जल धीरे धीरे आगे बढ़कर नहरों के माध्यम से या फिर अन्य वजहों से धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है और जल के विभिन्न उपयोग शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और बताया गया, वो ये कि इस नदी घाटी परियोजना, जिसे हम बहुउद्देशीय परियोजना भी कहते हैं, इससे कुछ समस्याएं भी हैं। आइए हम इसको पहले विस्तार से देखते हैं। इस पैराग्राफ में यहाँ समझाया गया कि नदी घाटी परियोजना के कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं। जैसे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कुछ उद्देश्य हुए: बाढ़ नियंत्रण, मिट्टी का अपरदन को रोकना, पेयजल के रूप में जल उपलब्ध कराना, सिंचाई के लिए जल को उपलब्ध कराना, विद्युत उत्पादन, यानी हम यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन की बात कर रहे हैं, उद्योगों के लिए जल को उपलब्ध कराना, परिवहन के लिए जल को एक रास्ते के रूप में चुनना जिसमें कि नाव या मोटर बोट के सहारे लोग एक जगह से दूसरे जगह उस जल का इस्तेमाल करते हुए आना जाना कर सकें, परिवहन, मनोरंजन के लिए जिसमें हम लोगों ने वाटर पार्क जैसे कॉन्सेप्ट को बात किया कि लोग वहां जाकर कुछ एंजॉय कर सकते हैं, वाटर पार्क, वन्य जीव संरक्षण के लिए भी जल का ज़रूरत होता है, मछली पालन के लिए भी होता है, जल कृषि के लिए भी होता है और पर्यटन के लिए भी होता है कि लोग वहाँ पर घूमने के लिए भी आएँ। टूरिस्ट आते हैं तो उससे बहुत सारा कमाई होता है। वहाँ रहने वाले लोगों को अलग अलग तरह की वस्तुएं बेचते हैं, उनके लिए खाने पीने या फिर रहने की व्यवस्था करते हैं, उनके लिए अनेक तरह के चीज़ों का ज़रूरत को वो पूरा करते हैं। तो इस तरह से पर्यटन उद्योग को भी इस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से बढ़ावा मिलता है। आगे बोला गया कि इस नदी घाटी परियोजना को ही बहुउद्देशीय परियोजना से विभूषित किया गया है और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी यही सोचते थे कि इन नदी घाटी परियोजना, जिसे हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, इससे बहुत तरह की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। जैसे इससे कृषि में विकास होगा, औद्योगिकरण बढ़ेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था औद्योगिकरण और नगरीय व्यवस्था को समन्वित रूप से विकसित कर सकेगा, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी अर्थव्यवस्था में विकास होगा, नगरीय व्यवस्था में भी विकास होगा और इस तरह से गांव और नगर के बीच का जो विकास का खाई है वो कम होगा, उनका मानना था। और इसके लिए कई नदी घाटी यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनी, जैसे कुछ नाम भी यहाँ दिए गए हैं: भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, स्वर्णरेखा और सोन परियोजना। ये सब कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं। लेकिन इन सभी परियोजनाओं और इन सभी फायदों के साथ कुछ विरोध भी जुड़ गए। और ये विरोध किस लिए थे? तो यहाँ बोला गया कि नदियों पर जब बांध बनाया जाता है तो इससे नदी का प्राकृतिक प्रवाह रुक जाता है और जब प्राकृतिक प्रवाह रुक जाता है तो इससे तल का अवसादीकरण तेज हो जाता है। जहाँ भी यह दीवार बना रहे हैं और नदी के प्रवाह को रोक रहे हैं तो उस दीवार के ठीक पीछे नदी के तलछट में जमाव बढ़ जाएगा और उस जमाव की वजह से क्या होगा कि जलीय जीव के साथ जो भोजन और प्रजनन का जो उनका स्वच्छंद विचरण होता था पहले, वह अब समस्या ग्रसित हो जाएगा, उनका संख्या भी घट जाएगी और उनका धीरे धीरे समाप्ति होने लगेगी। साथ ही बाढ़ जैसी विभीषिका भी उत्पन्न हो जाती है कि इस तरह से यदि दीवार बनाए हैं तो पीछे एरिया में बाढ़ का संभावना बढ़ जाता है। आगे बोला गया कि बाढ़ग्रस्त मैदान की वनस्पतियां और मृदाएं प्लावित होकर अवघटित हो जाती हैं, यानी मिट्टी का
जो उर्वरक क्षमता है, जो उपजाऊ क्षमता है, वह घट जाता है। और इस तरह से यहाँ बताया गया कि नदी घाटी परियोजनाएं, जिसे हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहते हैं, इससे फ़ायदे के साथ बहुत सारा नुकसान भी जुड़ा हुआ है। और इसलिए इस नदी घाटी परियोजना या फिर इसे हम बहुउद्देशीय परियोजना का विरोध भी कह सकते हैं। और विरोध के यहाँ कारण बताए गए हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन जैसे अनेक जन विरोध बहुउद्देशीय परियोजनाओं की खामियों को उजागर करते हैं। आमतौर पर लोग अपनी जमीन, आजीविका और संसाधन से लगाव एवं नियंत्रण को त्याग कर अन्यत्र विस्थापित हो जाते हैं। यहाँ पर बताया गया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन ऐसे कुछ प्रमुख आंदोलन हैं जो इस तरह की नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित हैं। और इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विरोध के लिए यह दोनों आंदोलन तैयार किया गया, टिहरी बांध आंदोलन या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन। आइए इस नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लें। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन NGO है। NGO का फुल फॉर्म हो गया नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों, स्थानीय लोगों को प्रेरित करता है। किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता है। किस बात के लिए प्रेरित करता है? तो गुजरात के नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बना है, उस बांध की वजह से जो लोग भी वहाँ रहते थे, जिनकी ज़मीन, जिनकी आजीविका, जिनका संसाधन सब कुछ समाप्त हो गया और उन्हें दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ा, उन सभी लोगों से जुड़ा हुआ यह आंदोलन है। तो इसे ही हम नर्मदा बचाओ आंदोलन कहते हैं। और बिल्कुल इसी की तरह एक दूसरा टिहरी बांध आंदोलन भी तैयार किया गया। इसमें जनता विरोध कर रही है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से लाभ के साथ बहुत तरह के समस्याएं भी हैं। खासकर यह समस्याएं उन लोगों के लिए ज़्यादा हैं जिनसे यह ज़मीन छीनकर वहां पर बहुत ऊंचे ऊंचे बहुउद्देशीय बांध बनाए जा रहे हैं और इन्हें किसी अन्यत्र जगह पर विस्थापित किया जा रहा है जहां सुविधा नहीं है, जहां आजीविका के बहुत तरह की समस्याएं हैं और उन्हें इन बांधों के बनने के बाद उसका फ़ायदा भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इन जगहों पर जहां भी यह बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनती हैं, लोगों का विरोध जुड़ जाता है। इसके बदले इन्हें न तो पर्याप्त मुआवजा मिल पाता है, न ही ये विस्थापित होने के बाद इस परियोजना का लाभ ले पाते हैं। इसका लाभ किसे मिलता है? तो इसका लाभ पूंजीपति और ज़मींदार वर्ग को ज़रूर मिलता है। यह सच है कि सिंचाई की सुलभता ने कई क्षेत्रों में फसल के प्रतिरूप को परिवर्तित किया है। जहां जल कृषि और वाणिज्यिक फसलों की ओर किसान आकृष्ट हुए हैं, वहीं मृदाओं की लवणीकरण जैसी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। इसी वजह से गरीब, भूमिहीन एवं अमीर भूस्वामी के मध्य एक सामाजिक खाई का निर्माण होता प्रतीत हो रहा है। इस तरह के झगड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगते एवं लाभ के बंटवारे में दिन प्रतिदिन समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यहाँ इस पैराग्राफ में यह समझाया गया कि जहाँ भी यह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बन रही हैं और जिन लोगों को भी इस जगह से विस्थापित किया जा रहा है, उन्हें उसका लाभ नहीं मिल रहा है, उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, उनकी आजीविका छीन जा रही है, उन्हें फिर से शून्य से अपना सब कुछ, जीवन स्तर, आजीविका, ज़मीन, खेतीबाड़ी, काम धंधा सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ रहा है और सरकार इन्हें उचित तरीके से इन समस्याओं का समाधान भी नहीं कर रही है। इसलिए यह विरोध बढ़ता जा रहा है और ख़ासकर विरोध किसका बढ़ रहा है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का। और इसका फ़ायदा किसको मिल रहा है? तो इस नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बनने से सबसे बड़ा फ़ायदा पूंजीपति और ज़मींदार वर्ग को मिल रहा है। तो इस तरह से यह दोनों के बीच खाई बढ़ती जा रही है
एक तरफ गरीब भूमिहीन है तो दूसरी तरफ अमीर भूस्वामी है, और इन दोनों के बीच जो सामाजिक खाई है या फिर संपत्ति की खाई है या फिर दोनों के बीच जो आर्थिक खाई है वह बढ़ती चली जा रही है। गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहा है, अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। अक्सर यह देखा जाता है कि नदी घाटी परियोजनाओं द्वारा वांछित उद्देश्यों की पूर्ति न करने की वजह से विरोध एवं आपत्तियां उठाई जाती हैं। इन बांधों का निर्माण बाढ़ नियंत्रण के लिए होता है। उनके जलाशयों में तलछट जमा होने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतिवर्षा से जल भी बांध के नियंत्रण से बाहर हो जाता है। वर्ष 2007 में उत्तर बिहार की बाढ़ विभीषिका का मंजर आप सब ने देख या सुन चुके हैं, जो नेपाल स्थित बैराज के द्वारा छोड़े गए जल से अति विकट हो गई, जिससे जान माल की क्षति के साथ साथ भूमि निम्नीकरण की समस्या में बढ़ोतरी हुआ। ऐसा भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंपन की संभावना बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, बाढ़ से जल प्रदूषण, जल जनित बीमारियां तथा फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां का भी संक्रमण हो जाता है। तो यहाँ पर इस लास्ट पैराग्राफ में यह समझाया गया कि नदी घाटी परियोजनाओं को इसलिए लाया गया ताकि इससे ज़्यादा फ़ायदा हो सके, लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया। विरोध का कारण यह था कि जहाँ एक ओर यह निर्माण किया गया इसलिए कि बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सके, लेकिन इस बहुउद्देशीय परियोजना की वजह से क्या हुआ कि बाढ़ की समस्या बढ़ गई। अतिवर्षा की वजह से क्या हुआ कि 2007 में उत्तर बिहार में बहुत भारी भयंकर बाढ़ आया, जिसकी वजह से अपूर्णीय जान और माल की क्षति हुई। इससे सबसे बड़ा नुकसान कृषि कार्य करने वाले किसानों को हुआ। उनकी फसल बर्बाद हो गई, उनकी संपत्ति बर्बाद हो गई, और यह क्षति अपूर्णीय थी जो आज तक उनका पूर्ण नहीं किया जा सका। आगे बोला गया कि यह नेपाल के बैराज स्थित बांध द्वारा छोड़े गए जल की वजह से हुआ था, और अचानक से यह जल छोड़ा गया जो बाढ़ की विभीषिका के रूप में उत्तर बिहार के ज़मीनों पर फैल गया। और बाढ़ की वजह से क्या हुआ कि बाढ़ की वजह से जल जनित बीमारियां शुरू हो गई, जल प्रदूषण बढ़ गया, और फसलों में कीटाणुओं संबंधित बीमारियां भी बढ़ गई। और यहाँ इसीलिए बताया गया कि कहीं न कहीं यह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं भूकंप का भी कारण बनती हैं और उनकी संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाओं को करने के लिए बहुत तरह के विरोध भी यहाँ हम लोगों ने इस पैराग्राफ में देखे। तो आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा अगला वीडियो इस पाठ का बहुत जल्द आएगा। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने मित्रों को भी इस वीडियो के बारे में बताइएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो मेरे इस वीडियो के लिंक में दिए हुए हैं, कक्षा 10 के भूगोल विषय के। आप चाहें तो जाकर उन्हें देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।